गुड मॉर्निंग। आज हम आपकी आओ व्याकरण सीखिए का पाठ पढ़ेंगे विराम चिन्ह। देखिए बच्चों, पाठ है हमारा विराम चिन्ह, टॉपिक है विराम चिन्ह। तो बच्चों देखिए, विराम चिन्ह जैसे आप देखेंगे दो शब्द हैं, पहला विराम, दूसरा चिन्ह। तो इन दोनों शब्दों का अर्थ पहले मैं आपको बताती हूँ, फिर परिभाषा देखते हैं। विराम, विराम का क्या अर्थ है? विराम का अर्थ है रुकना, विराम का अर्थ होता है रुकना। और चिन्ह, चिन्ह का अर्थ होता है निशान। विराम का अर्थ रुकना, चिन्ह का अर्थ होता है निशान, यानी कि रुकने का निशान। अब इसकी जब हम परिभाषा देखते हैं तो बच्चों ये होता है कि लिखते हुए हम देखिए, लिखित भाषा में रुकने या विराम के लिए, लिखित भाषा में रुकने या विराम के लिए जिन संकेत चिन्हों का प्रयोग होता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। जब हम लिख रहे होते हैं कुछ भी, तो लिखित भाषा में जब हमें रुकना होता है या विराम देना होता है, अपने बात को खत्म करना होता है या थोड़ा सा रुकना होता है, उसके लिए हम जिन संकेत चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम कहते हैं विराम चिन्ह। तो इस प्रकार वाक्य को लिखते एवं बोलते समय हम अपनी भाषा को स्पष्ट करने के लिए जिन संकेत चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। तो बच्चों, विराम चिन्ह कुछ होते हैं, उनको इस प्रकार हम देखते हैं। निम्नलिखित जो है हमारे प्रमुख जो विराम चिन्ह है वो इस प्रकार है। जैसे देखिए, जैसे हमारा पहला विराम चिन्ह है अल्प विराम। अल्प विराम देखिए, कोमा, ये देखिए अल्प विराम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉमा। इसका ये संकेत चिन्ह होता है, देखिए छोटा सा ऐसे हमने बना दिया। वाक्य में सबसे कम समय रुकने के लिए इसका प्रयोग होता है। जब हम वाक्य में सबसे कम समय के लिए रुकते हैं तो हम इसका प्रयोग करते हैं सबसे कम समय के लिए। जैसे उदाहरण देखिए, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई हमारे देश के प्रमुख महानगर हैं। जैसे आपने सुना, मैं आपको बता रही हूँ, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई हमारे देश के प्रमुख महानगर हैं। तो आपने देखा, जब मैंने दिल्ली बोला, दिल्ली के बाद में थोड़ा सा रुकी, ऐसे ही कोलकाता बोला, कोलकाता के बाद में जरा सा रुकी, मुंबई और चेन्नई हमारे देश के प्रमुख महानगर है। ये मैंने लगातार बोला, इसमें मैंने कहीं भी अपने शब्दों को, अपनी भाषा को विराम नहीं दिया। तो जब मैं थोड़ा सा मैंने रुकी हूँ मैं, तो मैंने यहाँ देखिए कोमा का प्रयोग किया है। ये देखिए हमारा अल्प विराम है, इसका संकेत चिन्ह ये है। तो ये होता है हमारा बच्चों पहला प्रमुख विराम चिन्ह अल्प विराम। तो अगला विराम चिन्ह है हमारा अर्धविराम। देखिए अर्धविराम, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेमीकोलन। इसका चिन्ह देखिए, संकेत चिन्ह, यहाँ पर एक छोटी सी डॉट है, बिंदी, फिर एक कॉमा। जैसे इंग्लिश में आप वाक्य के खत्म होने पर एक डॉट लगाते हैं, ये, और कॉमा जो अभी हमने पढ़ा था अल्प विराम, ये इसका अर्धविराम का संकेत चिन्ह। इसकी परिभाषा देखिए बच्चों, वाक्य में अल्प विराम से अधिक समय रुकने के लिए अर्धविराम का प्रयोग होता है। वाक्य में अल्प विराम से अधिक, यानी कि अभी मैंने आपको बताया था कि जब हम वाक्य में बहुत कम समय के लिए रुकना हो तो हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं, और अल्प विराम से अधिक समय हमें रुकना होता है तो हम अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। अल्प विराम से अधिक समय रुकने के लिए हम अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए उदाहरण इसका, खाना खा लो, खाना खा लो नहीं तो भूखे सो जाओगे, खाना खा लो नहीं तो भूखे सो जाओगे। यहाँ देखिए हमने इसका अर्धविराम का प्रयोग किया है। ये देखिए आप देख सकते हैं, मैंने अभी बोला खाना खा लो नहीं तो भूखे सो जाओगे। अब जब मैंने ये वाक्य बोला है तो मैं कितनी देर रुकी हूँ आपने भी देखा है। तो यहाँ पे अल्प विराम से अधिक रुकने के लिए हमें अर्धविराम का प्रयोग करना होता है। इसको आप बोलते हैं इंग्लिश में सेमीकोलन। ठीक है, अगला देखिए हमारा तीसरा विराम चिन्ह पूर्ण विराम। पूर्ण विराम यानी कि फुल स्टॉप। ये देखिए, ये इसका संकेत चिन्ह है हिंदी में। प्रश्नवाचक वाक्यों के अलावा, यानी कि जो हमारे प्रश्नसूचक वाक्य होते हैं जिनमें हम प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन मार्क लगता है, उसके अलावा, इन वाक्यों के अलावा सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। यानी कि जितने भी वाक्य होते हैं जहाँ पूरे हो रहे हैं वाक्य, सभी के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। सिर्फ प्रश्नसूचक वाक्यों में हम उसका प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे देखिए एक उदाहरण, नेहा एक अच्छी लड़की है, इसके बाद क्या हुआ, ये देखिए मैंने यहाँ पे पूर्ण विराम का प्रयोग किया। राम गाँव जा रहा है, मोहन रोज पढ़ता है। इस तरह के वाक्य जो पूरे हो रहे हैं उनके अंत में, हर वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। इसके बाद देखिए बच्चों, चौथा है हमारा प्रश्नसूचक चिन्ह। प्रश्नसूचक चिन्ह यानी कि क्वेश्चन मार्क। ये देखिए, ये इसका संकेत चिन्ह है क्वेश्चन मार्क।
प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग होता है, यानी कि जिन वाक्यों में हम प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, वहाँ पे क्वेश्चन मार्क यानी कि प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं, मैंने प्रश्न किया कि आप कहाँ रहते हैं, तो वहाँ पे क्या हुआ, प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग हुआ। आपका क्या नाम है, आपने क्या खाया, आप कहाँ से आए, आप कैसे हैं, इस तरह के जो भी वाक्य हैं जिसमें हम प्रश्न पूछ रहे हैं वो क्या होगा, प्रश्न सूचक चिन्हों का प्रयोग उसमें होगा। अगला है हमारा विराम चिन्ह, विस्मय सूचक चिन्ह। विस्मय सूचक, इंग्लिश में बोलते हैं इसको एक्सक्लेमेटरी मार्क। एक्सक्लेमेटरी मार्क, ये देखिए ये मार्क है, इसका चिन्ह है संकेत चिन्ह। परिभाषा देखते हैं, हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य, भय आदि मनोभावों को व्यक्त करने के लिए विस्मय सूचक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। हर्ष यानी कि खुशी, शोक, दुख, घृणा यानी कि देख के किसी को घृणा वाले भाव मन में आना, आश्चर्य होना, डर लगना। तो जब हमारे मन में ये वाले भाव उत्पन्न होते हैं तो इन भावों को व्यक्त करने के लिए हम जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं वो होता है हमारा विस्मय सूचक चिन्ह। अभी आपने देखा बच्चों, जब मैं आपको ये परिभाषा समझा रही थी उस समय मैंने अल्प विराम का प्रयोग किया, यानी कि कॉमास का। देखिए मैंने बोला हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य बोला, और मैंने क्या किया, यहाँ पे क्या हो रहा है, जब मैं रुक रुक कर बोल रही हूँ थोड़ा सा विराम लेकर, तो हम अल्प विराम यानी कि कॉमास का प्रयोग कर रहे हैं। और ये हमारी परिभाषा है विस्मय सूचक की, जब हम अपने मन के भावों को व्यक्त करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग, जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसके बाद हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं वो हमारे होते हैं विस्मय सूचक चिन्ह। जैसे वाह कितने सुंदर फूल है, तो वाह बोला मैंने, उसके बाद ये प्रयोग किया विस्मय सूचक चिन्ह, उसके बाद मैंने बोला कितने सुंदर फूल है, तो ये होते हैं हमारे विस्मय सूचक चिन्ह। अगला है हमारा अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह को इंग्लिश में बोलते हैं इन्वर्टेड कोमास। ये देखिए बच्चों, ये देखिए दो कोमा ऐसे लगे हुए हैं, ये दो कोमा नीचे तरफ है, दो ऊपर की साइड है, दोनों अलग अलग दिशाओं में है। इन्हें उद्धरण चिन्ह भी कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। इकहरा अवतरण चिन्ह, अभी आपने देखा दो दो है, एक इकहरा होता है, एक एक होते हैं, और दोहरा अवतरण चिन्ह। तो अभी मैं आपको ये पढ़ाती हूँ, इकहरा अवतरण चिन्ह और दोहरा अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह दो प्रकार के, इकहरा अवतरण चिन्ह और दोहरा अवतरण चिन्ह। इकहरा अवतरण चिन्ह यानी कि इन्वर्टेड कॉमास, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास, इसका प्रयोग ग्रंथ, शीर्षक अथवा उपनाम आदि को लिखने में करते हैं। किसी ग्रंथ का नाम लिखा हो, कोई शीर्षक हो या उपनाम हो, सब ने, तो इसका प्रयोग करते हैं किसका, इकहरा अवतरण चिन्ह यानी कि सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। जैसे उदाहरण देखिए, श्री रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की है। अब यहाँ देखिए श्री रामचरितमानस, ये क्या है, ग्रंथ है, ग्रंथ का नाम है, तो इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा इकहरा अवतरण चिन्ह में हमने लिखा है। देखिए यहाँ पर और यहाँ पर सिंगल एक कोमा है, अवतरण चिन्ह है। दोहरा अवतरण चिन्ह यानी कि डबल इन्वर्टेड कोमा, इसका प्रयोग किसी की बात को ज्यों का त्यों लिखने में होता है। जब कोई बात कोई कहता है तो उस बात को जैसे के तैसे, जैसे उसने कही वैसे ही लिखने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, डबल इन्वर्टेड कोमा यानी दोहरा अवतरण चिन्ह। जैसे बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये देखिए यहाँ लिखा है स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, उनकी बात है, उन्होंने बोला है, तो इसको हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा यानी कि दोहरा अवतरण चिन्ह में रखा है। निर्देशक चिन्ह डैश, इंग्लिश में इसको बोलते हैं डैश। यहाँ देखिए इसका प्रयोग उदाहरण से पहले तथा संवादों में नाम के बाद करते हैं। इस डैश का प्रयोग हम किसी उदाहरण देने से पहले या फिर संवाद अगर किसी का होता है तो उसमें नाम से पहले, नाम के बाद देखिए प्रयोग लाते हैं, नाम के बाद। जैसे उदाहरण देखिए, छात्र, छात्र और अध्यापक के मध्य संवाद। संवाद होता है बच्चों बातचीत करना, वार्तालाप करना, तो छात्र और अध्यापक के मध्य संवाद हो रहा है। देखिए छात्र के बाद हमने नाम के बाद लिखकर रखा लगाया इसको डैश को। श्रीमान क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, अध्यापक ने बोला, देखिए अध्यापक के बाद यहाँ पे डैश है, हाँ आ जाइए। तो उदाहरण के बाद, जैसे मैं उदाहरण दे रही हूँ, आपने देखा होगा जहाँ भी मैं उदाहरण दे रही हूँ उसके बाद मैंने ये डैश का प्रयोग किया है, ऐसे ही संवाद के बाद। अगला है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह हाइफन, इंग्लिश में बोलते हैं इसको हाइफन। योजक चिन्ह और निर्देशक चिन्ह में थोड़ा सा फर्क है, आप देखेंगे निर्देशक चिन्ह थोड़ा बड़ा है और योजक चिन्ह छोटा है, सिर्फ इसके आकार का फर्क है। लेकिन योजक चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं शब्द युग्मों में। शब्द युग्म होते हैं जोड़े, शब्दों के जोड़े। देखिए जैसे राजा रानी, सुख दुख,
पाप पुण्य आदि। इस तरह के जो भी शब्दों के युग्म होंगे उनके मध्य में योजक चिन्ह यानी कि हाइफन का प्रयोग करते हैं। और निर्देशक चिन्ह का डैश का प्रयोग हम करते हैं उदाहरण के बाद, उदाहरण देने से पहले कोई भी, या फिर संवादों में नाम के बाद। अगला है हमारा कोष्टक चिन्ह यानी कि ब्रैकेट। ये देखिए, वाक्य में किसी पद का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोष्टक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जब हमें वाक्य में किसी पद का अर्थ स्पष्ट करना होता है, क्लियर करना होता है, तब हम कोष्टक का प्रयोग करते हैं। जैसे आश्रम में मुनि मौन बैठे थे। मैंने यहाँ पे लिखा मुनि मौन बैठे थे, लेकिन मौन शब्द का मुझे अर्थ स्पष्ट करना है तो मैंने उसे ब्रैकेट में लिख दिया चुपचाप। कोष्टक में मैंने चुपचाप कर दिया, इससे ये मौन का अर्थ स्पष्ट हो गया। तो ये हो गया हमारा कोष्टक चिन्ह। हमारा लाघव चिन्ह इंग्लिश में बोलते हैं एब्रीवेशन मार्क। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एब्रीवेशन मार्क। देखिए कैसा होता है, छोटा सा जीरो, बहुत छोटा सा जीरो जैसा होता है ये। तो इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, शब्दों का संक्षिप्त रूप लिखने में लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यानी कि जब हम बड़े शब्दों को छोटा करके, शॉर्ट करके लिखते हैं, संक्षिप्त रूप में लिखते हैं, तब हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश को जब हम छोटा करके संक्षिप्त रूप में लिखते हैं तो ऐसे उ लिखकर उसके पीछे हमने ये लाघव चिन्ह लिखा, ऐसे ही प्र लिखकर उसके पीछे हमने लाघव चिन्ह का प्रयोग किया। जैसे एक और देखिए पंडित शब्द है, इसको हमने संक्षिप्त किया तो पन लिख के हमने क्या किया, लाघव चिन्ह का प्रयोग कर दिया। ये होते हैं हमारे लाघव चिन्ह। अगला है हमारा विवरण चिन्ह, कोलन डैश। ये देखिए 2 डॉट लगे हैं और ये डैश है इसके साथ, जैसे कोलन डैश बोलते हैं। इसका प्रयोग हम करते हैं विवरण करने के लिए, किसी बात का विवरण करने के लिए। जैसे भाषा के 2 रूप होते हैं, हमने बताना है कि भाषा के कितने रूप होते हैं, हमने बताया भाषा के 2 रूप होते हैं। कौन कौन से, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। भाषा का विवरण किया हमने कि इसके 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो इसमें हमने कोलन डैश का प्रयोग किया यानी कि विवरण चिन्ह का। हमारा अगला विराम चिन्ह है त्रुटिबोधक चिन्ह, साइन ऑफ ओमिशन। ये वाला देखिए, साइन ऑफ ओमिशन ये होता है जब हमने देखा है बच्चे कुछ लिख रहे होते हैं, लिखते लिखते हम कुछ लिखना भूल जाते हैं, कोई शब्द छूट जाता है, तो हम वहाँ पे ये वाला निशान लगाते हैं, उसके बाद ऊपर लिख देते हैं। लिखते समय छूटे हुए शब्दों को इस स्थान पर ऊपर लिखने में त्रुटिबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। लिखते समय जो शब्द छूट जाते हैं उसको उसी स्थान पर ऊपर लिखने के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, साइन ऑफ ओमिशन। जैसे विवाह, पूजा के लिए फूल लेकर आया। हम लिख रहे थे विवाह, पूजा के लिए फूल लेकर आई, पूजा हमसे छूट गया तो हमने यहाँ पे ये त्रुटिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया, पूजा लिख दिया। ये है हमारे त्रुटिबोधक चिन्ह। अगला विराम चिन्ह है हमारा समाप्ति सूचक चिन्ह। इसको इंग्लिश में बोलते हैं साइन ऑफ एंड। ये देखिए, ये आपने देखा, पहले आपने छोटे सा चिन्ह का प्रयोग किया था, जीरो का दोनों तरफ डैश है, ये समाप्ति सूचक चिन्ह है। इसकी परिभाषा देखिए, किसी निबंध, कविता, पुस्तक आदि के समाप्त होने पर अंतिम पंक्ति के नीचे समाप्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जब हम कोई निबंध लिख रहे होते हैं, वो खत्म होता है, या कविता लिखी वो खत्म हो रही है, या कोई पुस्तक लिख रहे हैं, वो खत्म होने के बाद इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है कि अब हमारा जो कार्य है पूरा हो चुका है। अगला है समानता सूचक चिन्ह, इज इक्वल टू। देखिए ये आपने देखा इज इक्वल टू, इसे आप जानते हैं अच्छी तरह। आगे देखिए, 2 वस्तुओं या इकाइयों की तुलना करने के लिए समानता सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। 2 वस्तु या 2 इकाई। जैसे देखिए 1 किलोमीटर, आप जानते हैं 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर। तो जब हमने लिखा 1 किलोमीटर बराबर यानी कि इज इक्वल टू 1000 मीटर। 1 घंटा में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। 1 घंटा 60 मिनट बराबर, तो क्या हुआ, ये समानता सूचक चिन्ह। ये हमारे समानता सूचक चिन्ह है, इंग्लिश में बोलते हैं इज इक्वल टू। तो ये थे बच्चों हमारे विराम चिन्ह पूरे हुए। इन्हें ध्यान से समझेंगे क्योंकि आपकी हिंदी भाषा में ये बहुत उपयोगी होते हैं। थैंक यू।